हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। बहुत शॉर्ट में 40-50 मिनट में कवर अप कर दूंगा। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, शुरुआत में ही सबसे पहले हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ मास के डिस्क्रीट मास के लिए। मीन्स 2-4 मास थोड़े दूर दूर पे रखे हों, x1 y1 x2 y2 पोजीशन पे रखे हो, उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो उसके लिए जो RCOM मीन्स लेट सपोज 4 मास एक साथ हो, तो उसके लिए जो RCOM का फॉर्मूला होगा वो कैसे आएगा देख लो। पहले तो आप ना 0,0 पे मान लेना, और जहाँ जहाँ होंगे ना उनकी पोजीशन पहले तो आप लिख लेना, ठीक है। तो y के लिए फिर कैलकुलेट करना, फिर x के लिए करना, y पोजीशन और x पोजीशन के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, और जितना भी होगा सारा लिख लेना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 जितना भी होगा सारा। ऐसे ही VCOM का फॉर्मूला भी वही सेम आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी फॉर्मूला वही आता है, क्या आता है m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अच्छी बात लिखी है, वही सेम बात ही है। मैंने क्या लिखा है, m1 RCOM1 इज इक्वल टू दी m2 RCOM2। मीन्स अब मैंने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मास बता दी, ठीक है। क्या लिखा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका सेंटर ऑफ मास, ये बराबर होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चूँकि हम लोगों को पता है कि मास और पोजीशन कांस्टेंट होता है उनका प्रोडक्ट, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा पोजीशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो ऐसा ड्रॉ हुआ। फिर यहीं पे जब हम लोग को कांस्टेंट मास यूनिट मिलती है, यानी ढेर सारे मास एक साथ ही मिलते हैं, प्लेट हो गया, रॉड हो गया, इन सारों के लिए, तो हम लोग टोटल 3 तरीके की मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। सबसे पहला लीनियर मास डेंसिटी, जिसे हम लोग लैम्डा बोल देते हैं। लैम्डा बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी dm/dl। ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जिनकी मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इनके लिए ये डिफाइन है एरियल मास डेंसिटी, ये सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया, यानी dm/dl। फिर अगला है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिनका मास वॉल्यूम में डिफाइन होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, यानी dm/dv, ठीक है। इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख के आया हूँ, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करिएगा आराम से। तो एक रॉड के लिए लेट सपोज मैं एक दिखा रहा हूँ, बस एक रॉड के लिए मान लो ये वाला पोजीशन 0,0 है। मैंने x पोजीशन पे x dx एलिमेंट काटा, मैंने पूछा इसका ज़रा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करिए। अगर इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, मास m है, लेंथ l है, तो जो XUM कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है, ये आता है इंटीग्रल XDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रल DM। कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर के पूरे L तक होगा, इसकी लेंथ L है, यानी मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ XDM, कहाँ से कहाँ, 0 से L डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM, यानी नेट मास, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने एक आर्क के लिए दिखाया है। एक आर्क के लिए लेट सपोज 0,0 पे है, एक आर्क बन रहा है। प्लेट नहीं बोलना, रिंग बोलना इसे, ठीक है। थीटा एंगल मैंने लिया x साइड। इसके लिए जो XCM की वैल्यू आती है वो आती है r साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2, यहाँ पे रेडियन में रखना, ठीक है। ऐसे ही हाफ डिस्क के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ मास आता है, ये आता है 4r/3π। कितना आता है, 4r/3π। हॉलो कोन के लिए आता है h/3, कितना आता है, h/3। सॉलिड कोन के लिए आता है h/4, रटना पड़ेगा आपको। हॉलो स्फेयर के लिए आता है 4r/8, यानी r/2 आता है, ठीक है। मैंने याद करने के लिए ऐसे लिखा था। और सॉलिड हेमिस्फेयर का आता है 3r/8, कितना आता है, 3r/8, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, कई बार ये आपको जो प्रॉब्लम दिखते हैं वो दिखते हैं शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट कर देता है सेंटर ऑफ मास, वाइल रनिंग कर देता है, वाइल वॉकिंग कर देता है। एक प्रॉब्लम ये उसमें बोट और मैन प्रॉब्लम की, बोट रेस्ट पे है और मैन उस पर वॉक करता है, तो बोट पीछे खिसकती है, तो कितना शिफ्ट होगा वो सब पूछ देता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है डेल्टा RCM, मीन शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर आ जाता है m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अभी मैंने पिछली वीडियो में रिकॉर्ड करा जो लॉज ऑफ मोशन था, उसकी वीडियो भी मैंने अभी रिकॉर्ड करी।
तो उसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था कि जो एक्सेलरेशन जनरल एक्सेलरेशन आता है वो होता है नेट फोर्स बटे नेट मास, यानी मैंने लिखा था m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाई m1 माइनस ऑफ m2 टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई g। ठीक है, आइए हाँ मैंने नीचे लिखा भी है कि जनरल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। RCM का जो फार्मूला आता है ये आता है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सारे के लिए यही आता है डिस्क्रीट मास यूनिट के लिए। VCM का भी फार्मूला वही आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे प्रॉब्लम के लिए मैंने वहाँ अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा था, वो आया था m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो एक्सेलरेशन बराबर m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है ना वो दो पोजीशन में आता है, एक आता है y पोजीशन में, दूसरा आता है x पोजीशन में। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज ये वाला मास m1 है, ये वाला मास m2 है, ठीक है, तो m1 x में जाएगा। तो x की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना वो ऐसे करोगे, m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस m2 m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ j कैप, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैंने पिछली बारी में फिर वही पे बात करा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। इफ़ f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देन मोमेंटम रिमेन सेम इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहीं से आया f एक्सटर्नल बराबर dp com डिवाइडेड बाई dt, मीन्स मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का डिवाइडेड बाई टाइम होता है ना, f बराबर dp बाई dt, वहीं से आया है सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, मान लो f एक्सटर्नल ही हमारा 0 हो जाए तो p com कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब v com भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि p बराबर क्या होता है mv। क्योंकि p बराबर क्या होता है हमारा mv। ठीक है, तो इस पे मैंने रिजल्ट्स क्या लिखे हैं, मैंने वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कैन चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, मीन्स जो हमारा इंटरनल फोर्स का वर्क डन होगा ना शायद इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दे। ब्लास्टिंग वाला सिस्टम होता है ना, तो इंटरनल फोर्स ही तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, और कौन करता है। इसी मैंने एक और रिजल्ट लिखा है, इंटरनल फोर्स कांट चेंज द मोमेंटम ऑल्सो इफ कांट चेंज पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मीन्स इंटरनल फोर्स जो होता है ना वो कभी भी चेंज इन मोमेंटम को कॉज नहीं करता, और ना ही उसके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कभी भी वो चेंज कर सकता है। अगला जब हम लोग पढ़ते हैं तो कॉलिजन के बारे में पढ़ते हैं। कॉलिजन की खास बात ये होती है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, यानी पीसी सिस्टम भी कांस्टेंट होता है, सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक शब्द डिफाइन कर रहा हूँ, ई का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इसे बस ऐसे समझो कि दोनों बॉल्स के बीच में कितनी देर तक टकराव रहा, कितने अच्छे से टकराव हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल में आया था। ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, जितने दूर से सेपरेट होंगे डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो तीन तरीके की कॉलिजन होती है, हमें बहुत अच्छे से पता है। पहला होता है इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। तो इसकी खास बात ये होती है ना कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन दोनों बराबर होती है। किस कॉलिजन में? इलास्टिक कॉलिजन में। और इसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई की वैल्यू 1 होती है, और फार्मूले में डाल के देख लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, यानी v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस ऑफ u2, या उल्टा करोगे तो v1 माइनस ऑफ u2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस ऑफ u2 माइनस ऑफ u1। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू आती है u1 माइनस ऑफ u2 इज इक्वल टू दी v2 माइनस ऑफ v1। देखो अब कॉलिजन तो हो गया, कॉलिजन की बाद की जो वेलोसिटी होती है ना वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होती है, शॉर्ट में। ठीक है, याद करना
वेलोसिटी v1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। ठीक है, रटना पड़ेगा। जो हमारी v2 की वैल्यू आती है वो आती है m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1। ठीक है, नहीं यहाँ पे u2 होना चाहिए, सॉरी ये u2 होगा। मीन्स v2 का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1। ठीक है, ये आएगा। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है ये ज़ीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। अगला हम लोग को पढ़ना है इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इसका खास बात ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज़ नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, इसके लिए ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और ये ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। ठीक है, वैसे ही कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। विथ साइन रखना, निगेटिव में है तो निगेटिव रखना, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव रखना। ठीक है, चलिए यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो आता है m1u1 प्लस m2u2 इट इज़ इक्वल टू दी m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो आफ्टर कॉलिजन जो हम लोग v1 कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं m1 माइनस ऑफ e टाइम्स ऑफ m2, क्योंकि e तो यहाँ पे 1 नहीं है ना, तो इसका जो v1 आता है वो आता है m1 माइनस ऑफ e टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस e प्लस 1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। ठीक है, ऐसे ही v2 का जो फॉर्मूला आता है वो आता है m2 माइनस ऑफ e टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस e प्लस 1 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u3। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस भी होती है क्योंकि उतना अच्छा से कॉलिजन हुआ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस बराबर यहाँ फार्मूला आता है वो आता है हाफ टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u रिलेटिव का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस e का स्क्वायर। ठीक है, अगला हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन? इसके लिए e की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0, दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है, कॉलिजन के बाद। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा v1 इज इक्वल्स टू दी v2 इट इज़ इक्वल्स टू दी v, क्योंकि p तो कांस्टेंट है। तो ऐसे ही v का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और काइनेटिक एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए, अब मैंने 2-3 केस ले रखे हैं, ध्यान से देख लेना। पहला मैंने लिखा है इलास्टिक कॉलिजन दो मास का, अगर बड़ी मास m हो और छोटी मास छोटी m हो और बड़ी मास m इज़ ग्रेटर देन दी छोटी मास m। ठीक है, तो लेट सपोज बड़ा मास जो है वो u1 से जा रहा, छोटी मास u2 से जा रहा। ठीक है, और अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है तो इसका जो v2 आएगा ना, फाइनल वाली वेलोसिटी आएगा 2 टाइम्स ऑफ u1 माइनस ऑफ u2। ये इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, नीट में तो कई बार आया है भाई, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब भी आया था। चलिए, ऐसे ही अगला हमें पढ़ना है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर दो मास के बीच में। अगर एक मास 1 हो और अगला मास 10 हो, मीन्स n टाइम्स ज़्यादा है, तो ऐसे के लिए फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी nm डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फ्रैक्शन ट्रांसफर का फॉर्मूला आता है वो आता है 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रखो। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाई छोटी मास m, इसका फॉर्मूला आता है वो आता है 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने लिखा है फॉर इलास्टिक कॉलिजन ऑफ 2 सेम मास, तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम रह जाती है, इंटरचेंज कर जाती है बस वेलोसिटी, ऐसे समझो। ठीक है, वेलोसिटी इंटरचेंज। ठीक है, अगर 2 सेम मास है तो। फिर मैंने लिखा है इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन ग्राउंड एंड बॉल। ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन जो होता है ना वो आता है e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh। कितना होता है? e टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh।
लेट सपोज जो ड्रॉप हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। आ जाओ, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन ऑफ लॉस इन स्पीड इट इज़ इक्वल्स टू दी लॉस ऑफ अ स्पीड डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पीड। इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है e-1। कितनी आती है? e-1। फिर मैंने लिखा वेलोसिटी आफ्टर nth कॉलिजन, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है e⁻n√2gh। ई का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। फिर मैंने लिखा मैक्सिमम हाइट आफ्टर nth कॉलिजन, ये आता है e⁻√2nh बिफोर कॉलिजन, मीन्स पिछले कॉलिजन का हाइट मल्टीप्लाइड बाई e⁻2n, ठीक है। आइए, फिर मैंने लिखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फार्मूला क्या होता है? √2h/g। बट आफ्टर सेकेंड कॉलिजन जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा, ये आ जाएगा 2e डिवाइडेड बाई √2h/g। तो e को यहाँ से हमने पिछले वाले फार्मूले से सिंपली डिवाइड करा, e बराबर हो जाएगा √h बिफोर हाइट डिवाइडेड बाई h आफ्टर हाइट, ठीक है। अब फिर देख लेता हूँ क्या पढ़ना है। हाँ, ये वाला देख लो कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। अगर बाउंस बैक हो रहा है ना तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mv हो जाएगा। और एक थीटा एंगल पे हो रहा है ना तो 2mv cos थीटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कितना चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिखा देता हूँ कैसे। देखो, मैंने बोला ये एक दीवार है, यहाँ से एक बॉल जा कर के टकराई और बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? बाउंस बैक। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आती है 2mv। कितनी आती है? 2mv। हो सकता है ये कई बार ये थीटा पे भी हो जाए, तो थीटा कैलकुलेट कर लेना। हमें बस ये वाली वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, और टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना अगर कोई ज़्यादा डाउट हो या कोई एडवाइस देनी हो कि हाँ सर ये करो। तो पर्सनल DM वाला जो हमारा टेलीग्राम है ना, वो नायरा खन्ना से, मैं कमेंट में लिख देता हूँ नाम, सर्च कर लेना। और जो इसकी जहाँ पे नोट जाती है ना, वो वाला चैनल है आशीष गुजराल के नाम से, ठीक है। तो वहाँ कमेंट कर लीजिए। अगर कोई जेन्युइन डाउट होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।